श्रोताओं, आपका स्वागत है। डॉक्टर गैबोर मैटे की पुस्तक व्हेन द बॉडी सेज नो, द कॉस्ट ऑफ हिडन स्ट्रेस के इस ऑडियो बुक सारांश में हम आपको मन और शरीर के बीच की खाई को पाटने वाली एक गहन यात्रा पर ले जाएंगे। यह पुस्तक यह दर्शाती है कि जिस तनाव को हम छिपाते हैं, अक्सर खुद से भी, वह हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है और इसे नज़रअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। मैटे, वैंकूवर के एक चिकित्सक, जिनके पास दशकों का अनुभव है, ने इस पुस्तक में रोगियों की कहानियों, विज्ञान और अपने जीवन के अनुभवों को 19 अध्यायों में समेटा है। यह पुस्तक हमारी बीमारियों के बारे में सोचने के तरीके को चुनौती देती है। मैं आपको प्रत्येक अध्याय के माध्यम से ले जाऊंगा, कहानियों और अंतर्दृष्टि में गहराई से उतरूंगा और अंत में एक निष्कर्ष के साथ समाप्त करूंगा जो सभी बिंदुओं को जोड़ देगा। यह उन सभी के लिए है जो कभी सोचते हैं कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं या हम कैसे ठीक हो सकते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा जीवन जहां आपका हर हाँ कहना एक छिपी हुई कीमत के साथ आता है, एक ऐसी कीमत जिसका आपको तब तक एहसास नहीं होता जब तक आपका शरीर आपके लिए बोलना शुरू नहीं कर देता। क्या होगा अगर हम जिन बीमारियों से पीड़ित हैं, जैसे गठिया से लेकर कैंसर तक, वे केवल भाग्य की मार नहीं हैं, बल्कि हमारे शरीर के संदेश हैं जो तब चिल्लाता है जब हम नहीं कह पाते। यह डॉक्टर गैबोर मैटे की पुस्तक व्हेन द बॉडी सेज नो, द कॉस्ट ऑफ हिडन स्ट्रेस का प्रोवोकेटिव प्रस्ताव है। मैटे एक कनाडाई चिकित्सक हैं जिनका कार्य विज्ञान, भावनाओं और मानव अनुभव के बीच की खाई को पाटता है। इस ऑडियो बुक सारांश में हम मैटे के मन-शरीर संबंध की गहन खोज में उतरेंगे, यह कैसे तनाव, दबी हुई भावनाएं और हमारे जीवन की कहानियां हमारे स्वास्थ्य को आकार देती हैं, जिसे हम शायद ही कभी स्वीकार करते हैं। अगले 1 घंटे में हम विज्ञान को उजागर करेंगे, उन लोगों से मिलेंगे जिनकी कहानियां इस सच्चाई को प्रकाशित करती हैं और मैटे के उपचार के दृष्टिकोण का पता लगाएंगे। तो आराम से बैठिए और चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, तनाव और बीमारी का संबंध। डॉक्टर गैबोर मैटे व्हेन द बॉडी सेज नो की शुरुआत एक क्रांतिकारी विचार से करते हैं। वे बीमारियां जो हमें परेशान करती हैं, कैंसर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, हृदय रोग, वे केवल जैविक खराबी नहीं है। वे अक्सर उस तनाव का अंतिम परिणाम होती हैं जिसे हम जीवन भर ढोते रहते हैं, बिना यह जाने कि हम उसे महसूस कर रहे हैं। मैटे काम पर किसी तनावपूर्ण दिन या किसी झगड़े की बात नहीं कर रहे हैं। वह पुराने तनाव की बात कर रहे हैं, वह तनाव जो हमारी हड्डियों में समा जाता है, हमारे व्यक्तित्व, हमारे बचपन और दुनिया में हमारे चलने के तरीके में बुना होता है। उदाहरण के लिए, मैरी को लीजिए, मैटे की एक मरीज। मैरी 50 वर्ष की एक दयालु और कोमल महिला थी, जिसे स्क्लेरोडर्मा नामक एक भयानक ऑटोइम्यून बीमारी का पता चला था, जो त्वचा और अंगों को सख्त कर देती है। वह हमेशा देखभाल करने वाली थी, अपने मांगने वाले परिवार, जरूरतमंद दोस्तों या अपनी थकाऊ नौकरी को कभी नहीं कहती थी। मैटे ने एक पैटर्न देखा, मैरी सीमाएं नहीं तय कर पाती थी। वह अपने गुस्से, अपनी जरूरतों और अपने अस्तित्व को दबा देती थी। और मैटे का तर्क है कि उसका शरीर इसकी कीमत चुकाता रहा। यह केवल एक अनुमान नहीं है। मैटे साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी, हमारे मन, तंत्रिका तंत्र, प्रतिरक्षा प्रणाली और हार्मोन के बीच संवाद के विज्ञान पर भरोसा करते हैं। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर कोर्टिसोल नामक हार्मोन छोड़ता है, जो हमें लड़ने या भागने में मदद करने के लिए होता है। लेकिन जब यह तनाव कभी खत्म नहीं होता, तो कोर्टिसोल एक धीमा जहर बन जाता है जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है, हमारे ऊतकों में सूजन पैदा करता है और बीमारी के लिए मंच तैयार करता है। मैटे अध्ययनों का हवाला देते हैं, जैसे कि एक अध्ययन जो दिखाता है कि दबे हुए गुस्से वाली महिलाएं स्तन कैंसर के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं, या कैसे पुराना तनाव ALS, लू गेहरिक की बीमारी, की प्रगति को तेज करता है। लेकिन यहाँ मुख्य बात यह है, आधुनिक चिकित्सा अक्सर इस संबंध को नज़रअंदाज करती है। हम शरीर को एक मशीन की तरह मानते हैं, उसके हिस्सों को ठीक करते हैं, लेकिन उसके चालक को नज़रअंदाज कर देते हैं। मैटे इस मन-शरीर द्वैतवाद को चुनौती देते हैं, जो डेस्कार्टेस की देन है और जो हमारे भावनात्मक जीवन को हमारे शारीरिक जीवन से अलग करता है। वह कहते हैं कि हम उसे ठीक नहीं कर सकते जिसे हम देख नहीं पाते, और जो हम नहीं देख पाते, वह छिपा हुआ तनाव जो हमारे स्वास्थ्य को आकार दे रहा है। अध्याय 2,
जो कहानियां हम साथ लेकर चलते हैं। आइए कुछ ऐसे जीवन में कदम रखें जिन्हें मैटे प्रकाश में लाते हैं, ऐसी कहानियां जो इस विज्ञान को वास्तविक बना देती हैं। लू गेहरिग हैं, बेसबॉल के दिग्गज, जिनका नाम एएलएस के साथ जुड़ गया। गेहरिग एक स्टोइक टीम प्लेयर थे जो कभी शिकायत नहीं करते थे, यहां तक कि टूटी हुई हड्डियों के साथ भी खेलते रहते थे। मैटे सोचते हैं, क्या उनकी नहीं कहने में असमर्थता, आराम करने, खुद को प्राथमिकता देने में, ने उनके शरीर के टूटने में योगदान दिया? इसकी तुलना स्टीफन हॉकिंग से करें, जो एक और एएलएस रोगी थे और जिन्होंने अपेक्षा से कहीं अधिक समय तक जीवित रहे। हॉकिंग चिड़चिड़े, दृढ़ थे और अपनी जरूरतों को मांगने से नहीं डरते थे। मैटे सुझाव देते हैं कि नहीं कहने ने हॉकिंग के शरीर को लड़ने का मौका दिया होगा। फिर गिल्डा रैडन हैं, ओवेरियन कैंसर से ग्रस्त हास्य की दिग्गज। रैडन एक लोगों को खुश करने वाली महिला थीं, जो अपने दर्द को हंसी के पीछे छिपाती थी। मैटे उन अध्ययनों की ओर इशारा करते हैं जो भावनात्मक दमन, खासकर गुस्से को दबाने, को कैंसर के जोखिम से जोड़ते हैं। वह यह नहीं कहते कि भावनाएं सीधे कैंसर का कारण बनती हैं, लेकिन वे एक ऐसी उपजाऊ जमीन तैयार करती हैं जहां तनाव जड़ें जमा सकता है। और रोनाल्ड रीगन के बारे में क्या? अल्जाइमर रोग ने इस पूर्व राष्ट्रपति को अपना शिकार बनाया, एक ऐसे व्यक्ति को जो अपने आकर्षण और आशावाद के लिए जाने जाते थे। मैटे गहराई में जाते हैं और रीगन के बचपन की ओर इशारा करते हैं, जहां उनके पिता शराबी थे, एक ऐसा घाव जिसे उन्होंने कभी संसाधित नहीं किया। क्या उस अनदेखे दर्द, उस मजबूर सकारात्मकता ने उनके मस्तिष्क के पतन में भूमिका निभाई होगी? मैटे का मानना है कि हाँ, और वह भावनात्मक दमन को न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियों से जोड़ने वाले शोध का हवाला देते हैं। ये केवल सेलिब्रिटी किस्से नहीं है। मैटे कुछ और साधारण कहानियां भी साझा करते हैं, जैसे बेटी, एक स्तन कैंसर की मरीज जिसने अपना पूरा जीवन दूसरों की देखभाल में बिताया, या जॉन, जिसका गठिया तब बिगड़ जाता था जब वह अपने गुस्से को निगल जाता था। बार बार मैटे एक पैटर्न देखते हैं, वे लोग जो दुनिया को नहीं कह पाते, जिनका शरीर अंततः उनके लिए बोलता है। वह इसे बीमारी प्रवृत्त व्यक्तित्व कहते हैं। यह कोई कठोर लेबल नहीं है, बल्कि एक प्रवृत्ति है जो तनाव को संभालने के हमारे तरीके से आकार लेती है। दबी हुई भावनाएं गायब नहीं होतीं, वे सुलगती रहती हैं और शरीर इसका बोझ उठाता है। अध्याय 3, तनाव की जड़ें। तो यह छिपा हुआ तनाव कहां से आता है? मैटे हमें वापस ले जाते हैं, बहुत पीछे, हमारे शुरुआती दिनों में। वह तर्क देते हैं कि पुराना तनाव केवल आज के दबावों के बारे में नहीं है, यह बचपन में रखी गई नींव के बारे में है। एक बच्चे की कल्पना कीजिए जो सांत्वना के लिए रो रहा है। अगर माता पिता प्यार और समझ के साथ जवाब देते हैं, बच्चे की जरूरतों को समझते हैं, तो वह बच्चा सीखता है कि दुनिया सुरक्षित है, कि भावनाओं को व्यक्त किया जा सकता है। लेकिन अगर वह सांत्वना नहीं मिलती, अगर बच्चे के रोने को नजरअंदाज कर दिया जाता है या दंडित किया जाता है, तो एक बीज बोया जाता है, मेरी भावनाओं का कोई मतलब नहीं है, मुझे अनुकूलन करना होगा। मैटे हमें अटैचमेंट के विज्ञान से परिचित कराते हैं। जब एक बच्चे की भावनात्मक जरूरतें पूरी नहीं होतीं, तो उनका तनाव तंत्र हमेशा सतर्क रहता है। समय के साथ, यह अतिसतर्कता जीवन का तरीका बन जाती है। उदाहरण के लिए, सुसान को लीजिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की एक मरीज। बचपन में, उसने एक अराजक घर में शांति बनाए रखने के लिए अपने गुस्से को दबाकर अच्छी लड़की बनना सीखा। दशकों बाद, उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली ने खुद पर हमला करना शुरू कर दिया। मैटे इन बिंदुओं को जोड़ते हैं, प्रारंभिक तनाव हमें फिर से तार-तार कर देता है, जिससे हम बीमारी के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। लेकिन यह केवल खराब पालन पोषण के बारे में नहीं है। मैटे यहां सावधान हैं, किसी को दोष नहीं देना है। माता पिता अपने तनाव, अपने पालन पोषण और एक ऐसे समाज से आकार लेते हैं जो उपस्थिति की बजाय उत्पादकता को महत्व देता है। हमारी तेज तर्रार दुनिया में, अट्यूनमेंट, एक बच्चे को वास्तव में देखना, खो जाता है। और बच्चे, वे ऐसे वयस्क बन जाते हैं जो नहीं कहना नहीं जानते, जो जीवित रहने के लिए अपनी जरूरतों को दबा देते हैं। मैटे इसे रिश्तों का जीव विज्ञान कहते हैं। हमारा स्वास्थ्य केवल हमारा नहीं है, यह उन लोगों से जुड़ा है जिन्होंने हमें पाला, जिस संस्कृति में हम रहते हैं।
वह बचपन पर ही नहीं रुकते। वयस्क तनाव, जैसे जहरीली नौकरियां या बिना प्यार के विवाह, इस नुकसान को और बढ़ा देते हैं। शरीर हर चीज का हिसाब रखता है और अंततः यह विरोध करता है। अध्याय 4, उपचार के साथ अब यहां आशा की किरण दिखाई देती है। मैटे केवल समस्या का निदान नहीं करते, वह आगे बढ़ने का रास्ता भी सुझाते हैं। व्हेन द बॉडी सेज नो के अंत में वह उपचार के साथ पेश करते हैं, हमारे शरीर की बात सुनकर हमारे स्वास्थ्य को वापस पाने का एक ढांचा। आइए इन पर चलते हैं। पहला, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। यह समर्पण नहीं है, यह हमारे अतीत और वर्तमान की सच्चाई का सामना करना है। मैटे कहते हैं कि हम उसे ठीक नहीं कर सकते जिसे हम नकारते हैं। दूसरा, जागरूकता, अवेयरनेस। अपनी भावनाओं को समझें। आपका शरीर क्या कह रहा है? क्या आप गुस्से में हैं? थके हुए हैं? इसे नाम दें। तीसरा, गुस्सा, एंगर। इसे डरे नहीं, इसे व्यक्त करें। गुस्सा दुश्मन नहीं है, दमन है। मैटे उन मरीजों की कहानियां सुनाते हैं जिनका स्वास्थ्य तब सुधरा जब उन्होंने अपने गुस्से को निगलना बंद कर दिया। अगला, स्वायत्तता, ऑटोनॉमी। नहीं कहना सीखें। सीमाएं तय करें। अपनी ऊर्जा की रक्षा करें। पांचवां, जुड़ाव, अटैचमेंट। हम अकेले नहीं हैं, हम जुड़ाव में ठीक होते हैं। ऐसे रिश्ते खोजें जो आपको देखें, जो आपका पोषण करें। छठा, दृढ़ता, असर्शन। वह बने जो आप हैं, न कि वह जो दूसरे आपसे चाहते हैं। अंत में, पुष्टि, एफर्मेशन। अपने मूल्य को स्वीकार करें। आप सबको खुश करने के लिए नहीं हैं, आप जीने के लिए हैं। ये त्वरित समाधान नहीं है। मैटे न्यू एज के नारों या मजबूर सकारात्मकता के प्रशंसक नहीं हैं। वह सकारात्मक सोच के अत्याचार के खिलाफ चेतावनी देते हैं, वह सांस्कृतिक जुनून जो हमें अंदर से टूटने पर भी खुश रहने के लिए मजबूर करता है। वास्तविक उपचार, वह कहते हैं, प्रामाणिकता से आता है, नकारात्मक का सामना करने और अपनी पूरी मानवता को स्वीकार करने से। यह धीमा, गंदा काम है, लेकिन यही वह तरीका है जिससे हम अपने शरीर को सिखाते हैं कि वह हमारी ओर से नहीं कहना बंद कर दे। अध्याय 5, प्रतिबिंब और समापन विचार। जैसे ही हम इस यात्रा के अंत के करीब पहुंचते हैं, आइए रुकें और प्रतिबिंबित करें। व्हेन द बॉडी सेज नो एक आसान किताब नहीं है, यह एक दर्पण है जो हमारे जीवन, हमारे समाज और हमारी चुप्पी को दिखाता है। मैटे चमत्कार का वादा नहीं करते। वह यह नहीं कहते कि तनाव हर बीमारी का कारण है या उपचार की गारंटी है। वह जो प्रदान करते हैं, वह अंतर्दृष्टि है, हमारी भावनाएं मायने रखती हैं। हमारी कहानियां मायने रखती हैं। और जब हम उन्हें नजरअंदाज करते हैं, तो हमारा शरीर ऐसा नहीं करता। उन लोगों के बारे में सोचिए जिनसे हम मिले हैं, मैरी, लू, गिल्डा, सुसान। उनकी बीमारियां उनकी गलती नहीं थीं, लेकिन उनकी कहानियां एक सच्चाई को उजागर करती हैं जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। तनाव केवल एक भावना नहीं है, यह एक शक्ति है जो हमारी कोशिकाओं को उतना ही आकार देती है जितना हमारी आत्मा को। मैटे का कार्य मन और शरीर के बीच की खाई को पाटने, चिकित्सा को फिर से सोचने और खुद को फिर से सोचने का आह्वान है। तो हम इसके साथ क्या करें? शायद यह छोटे से शुरू हो, अपने सीने में उस जकड़न को सुनकर, उस दर्द को जिसे आपने नजरअंदाज किया है। शायद यह एक और मांग को नहीं कहना है या किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचना है जो आपको वास्तव में देखता है। मैटे हमें यह संदेश देते हैं, उपचार पूर्णता के बारे में नहीं है। यह उपस्थिति के बारे में है, अपने लिए पूरी तरह से यहां होना। व्हेन द बॉडी सेज नो में इस गहन यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर यह आपके साथ प्रतिध्वनित हुआ है, तो किताब उठाएं। मैटे के शब्द अपने पूर्ण रूप में और अधिक शक्ति रखते हैं। अगली बार तक अपने शरीर और अपनी कहानी का ख्याल रखें। निष्कर्ष। व्हेन द बॉडी सेज नो एक गहन और असुविधाजनक अन्वेषण है कि कैसे हमारा भावनात्मक जीवन हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। गैबोर मैटे ने वैज्ञानिक कठोरता को करुणामय कहानी कहने के साथ मिलाया है और तर्क दिया है कि पुराना तनाव,
जो अक्सर बचपन में जड़ें जमाता है और खुद को अभिव्यक्त करने में हमारी असमर्थता से बढ़ता है। कैंसर, ऑटोइम्यून विकार और अल्जाइमर जैसी बीमारियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनका केंद्रीय थीसिस सरल और क्रांतिकारी दोनों है। जब हम जीवन के दबावों को नहीं कह पाते, तो हमारा शरीर हमारी ओर से यह कहता है, कभी कभी भयानक कीमत पर। इस पुस्तक की ताकत इसके केस स्टडीज में है। मैरी लू गेहरिग और गिल्डा रैडन जैसे वास्तविक लोग, जिनके जीवन यह दर्शाते हैं कि भावनात्मक दमन और लगातार तनाव कैसे स्वास्थ्य को खोखला कर सकते हैं। मैटे व्यक्ति को दोष नहीं देते, वह इसे एक सामाजिक मुद्दे के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो एक ऐसी संस्कृति से पैदा होता है जो भावनात्मक ईमानदारी को कम आंकती है और हमारे सामर्थ्य को अधिभारित करती है। साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी का उनका उपयोग एक ठोस आधार प्रदान करता है जो दर्शाता है कि कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन प्रतिरक्षा कार्य को कैसे बाधित करते हैं और सूजन को बढ़ावा देते हैं। फिर भी वह अतिशयोक्ति से बचते हैं। वह स्पष्ट हैं कि तनाव बीमारी का एकमात्र कारण नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण अनदेखा कारक है। उपचार के साथ एक व्यावहारिक, यदि चुनौतीपूर्ण, रोड मैप प्रदान करते हैं। वे हमें आत्मजागरूकता और प्रामाणिकता की ओर धकेलते हैं, हमें अपने भावनात्मक जीवन पर एजेंसी वापस लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह कोई सुखद समाधान नहीं है, यह दर्द का सामना करने, सीमाएं तय करने और सार्थक रूप से जुड़ने का आह्वान है। ऐसे कार्य जो उत्पादकता और सकारात्मकता के प्रति जुनूनी दुनिया में प्रतिकूल लगते हैं। मजबूर आशावाद पर मैटे की आलोचना विशेष रूप से प्रभावशाली है। सब कुछ ठीक होने का दिखावा करना हमें ठीक नहीं करता, यह समस्या को और गहरा दफन कर देता है। आलोचनात्मक रूप से यह पुस्तक निर्दोष नहीं है। कुछ लोग मैटे के एनोडोटल साक्ष्य पर निर्भरता, जैसे विशिष्ट व्यक्तित्व लक्षणों को बीमारियों से जोड़ना, को व्यापक सांख्यिकीय अध्ययनों की तुलना में कम प्रभावशाली पा सकते हैं। व्यक्तिगत कहानियों पर उनका ध्यान, हालांकि प्रभावशाली है, कभी कभी सहसंबंध बनाम कारणता की रेखा को छूता है, एक तनाव जिसे वह स्वीकार करते हैं लेकिन पूरी तरह से हल नहीं करते हैं। फिर भी उनका व्यापक बिंदु मान्य है। मन और शरीर को एकीकृत करने से इनकार करने वाली आधुनिक चिकित्सा हमें आधा इलाज छोड़ देती है। अंत में व्हेन द बॉडी सेज नो एक जागृति का आह्वान है, एक याद दिलाना कि स्वास्थ्य केवल आहार या व्यायाम के बारे में नहीं है, बल्कि उन अनकहे बोझों के बारे में है जिन्हें हम ढोते हैं। यह एक ऐसी पुस्तक है जो आत्मनिरीक्षण की मांग करती है, हमें अपने शरीर की बात सुनने के लिए कहती है, इससे पहले कि वह चिल्लाए। क्रोनिक बीमारी, भावनात्मक दमन या केवल आधुनिक जीवन के बोझ से जूझ रहे किसी भी व्यक्ति के लिए मैटे की अंतर्दृष्टि परिवर्तनकारी है। वह इलाज का वादा नहीं करते, लेकिन समझ प्रदान करते हैं और इसके साथ अपनी कहानी को फिर से लिखने का एक मौका। भाग 2 की शुरुआत। व्हेन द बॉडी सेज नो के इस यात्रा के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। अगर आप पहले भाग में हमारे साथ जब द बॉडी सेज नो के भाग 2 में आपका स्वागत है, जहां हम डॉक्टर गैबर माटे के साथ अपनी यात्रा जारी रखते हैं। यदि आप पहले भाग में हमारे साथ थे, तो हमने पहले ही तनाव बीमारी के संबंध को समझा है। ऐसे लोगों से मिले हैं जिनके शरीर ने तब बात की जब वे नहीं कर सके, और बचपन में छिपे तनाव की जड़ों की पड़ताल की है। हमने माटे के हीलिंग के साथ समाप्त किया, अपने स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने के लिए एक जीवन रेखा। लेकिन इस कहानी में और भी बहुत कुछ है। हम अध्याय 6 से 19 तक गहराई से जाएंगे, जहां माटे हमें विशिष्ट बीमारियों में ले जाते हैं, तनाव के विज्ञान को खोलते हैं और हमें चुनौती देते हैं कि हम अपने जीने के तरीके पर पुनर्विचार करें। रूमेटॉइड आर्थराइटिस से लेकर कैंसर तक, प्रतिरक्षा प्रणाली के रहस्यों से लेकर स्वयं का सामना करने के लिए आवश्यक साहस तक, यह वह जगह है जहां माटे का दृष्टिकोण वास्तव में उजागर होता है। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने छोड़ा था और सुनते हैं कि शरीर क्या कहता है। अध्याय 6, नकारात्मक सोच की शक्ति। अध्याय 6 हमें एक अप्रत्याशित मोड़ देता है। नकारात्मक सोच वह विलेन नहीं है जिससे हमें डरना सिखाया गया है। माटे निरंतर सकारात्मकता के स्वसहायता सिद्धांत पर एक नया दृष्टिकोण देते हैं। वे हमें जैकलीन के बारे में बताते हैं, एक स्तन कैंसर पीड़ित महिला जो सकारात्मक रहने के दबाव से टूट गई थी। दोस्तों ने उसे उपचार की कल्पना करने, अंधेरे विचारों को दूर भगाने के लिए कहा, फिर भी वह केवल बदतर महसूस करती थी, अपने डर के लिए दोषी।
माटे तर्क देते हैं कि सकारात्मक सोच का यह अत्याचार एक जाल है। नकारात्मक भावनाओं को दबाने से वे गायब नहीं होती, वे गहरे दफन हो जाती हैं, जहां वे सड़ती रहती हैं। वे इसे विज्ञान से समर्थित करते हैं। अध्ययन बताते हैं कि खुश रहने के दबाव में कैंसर रोगी अक्सर बदतर स्थिति में होते हैं, उनका तनाव शर्म से बढ़ जाता है। नकारात्मक भावनाएं क्रोध, दुख, भय दुश्मन नहीं है, वे संकेत हैं। माटे कहते हैं कि स्वास्थ्य उन्हें महसूस करने में है, न कि उनसे लड़ने में। यह एक साहसिक रुख है, एक ऐसी दुनिया में जो आशावाद को सद्गुण के साथ जोड़ती है। वे हमें अपने पूरे स्पेक्ट्रम को अपनाने के लिए कह रहे हैं। अध्याय 7 से 9 शिक्षक के रूप में रोग। अध्याय 7 से 9 में माटे विशिष्ट बीमारियों रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सूजन आंत्र रोग और ALS की ओर मुड़ते हैं और उन्हें केवल त्रासदी नहीं बल्कि शिक्षक के रूप में देखते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस को लें। माटे हमें क्लेयर से परिचित कराते हैं, एक महिला जिसके जोड़ों में दर्द था जिसे वह व्यक्त नहीं कर सकती थी। क्लेयर एक परफेक्शनिस्ट थी, हमेशा समझौता करने वाली, उसका क्रोध कसकर बंद था। माटे इसे शोध से जोड़ते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले लोग अक्सर लक्षण साझा करते हैं, आत्मत्याग, दबाया गया क्रोध। प्रतिरक्षा प्रणाली, वे समझाते हैं, इस आंतरिक संघर्ष को दर्शाती है, शरीर के अपने ऊतकों पर हमला करती है। फिर सूजन आंत्र रोग है, क्रोहन और कोलाइटिस। माटे पॉल से मिलते हैं, एक आदमी जिसका पेट एक प्रभुत्वशाली पिता को खुश करने के वर्षों के बाद विद्रोह कर गया। यहां विज्ञान आश्चर्यजनक है। तनाव आंत मस्तिष्क अक्ष को बाधित करता है, सूजन को ट्रिगर करता है। माटे एक पैटर्न देखते हैं, भावनात्मक कब्ज शारीरिक बन जाता है। और ALS के साथ हम लू गेहरिग और अन्य लोगों से फिर से मिलते हैं, जिनकी धैर्यशीलता ने उनके पतन को तेज किया होगा। माटे दावा नहीं करते कि तनाव अकेले इन बीमारियों का कारण बनता है, लेकिन वे जोर देते हैं कि यह एक उत्प्रेरक है जो आनुवंशिक या पर्यावरणीय जोखिमों को बढ़ाता है। ये अध्याय निराशा और दुख के नहीं हैं। माटे बीमारी को एक जागृति कॉल के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो चुप कराया गया है उसे सुनने का एक मौका। यह दोष नहीं है, यह बदलाव का निमंत्रण है। अध्याय 10 से 12 कैंसर और प्रतिरक्षा प्रणाली। अध्याय 10 से 12 में कैंसर मुख्य भूमिका निभाता है और माटे इसे कोमलता और कठोरता दोनों के साथ संबोधित करते हैं। वे हमें लिंडा के बारे में बताते हैं, एक स्तन कैंसर रोगी जो दूसरों के लिए जीती थी, उसके बच्चे, उसके पति, उसकी नौकरी, जब तक कि उसके निदान ने उसे रुकने के लिए मजबूर नहीं किया। माटे विज्ञान में गहराई से जाते हैं। क्रोनिक स्ट्रेस नेचुरल किलर सेल्स को दबाता है, जो ट्यूमर के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रणाली के योद्धा हैं। भावनात्मक दमन, वे तर्क देते हैं, एक जैविक कमजोरी पैदा करता है। वे गिल्डा रैडन का फिर से उल्लेख करते हैं, जिसके हास्य मुखौटे ने अपूर्ण आवश्यकताओं के जीवनकाल को छिपाया, और उन महिलाओं से तुलना करते हैं जो लंबे समय तक जीवित रहीं, जिन्होंने क्रोध व्यक्त किया, जिन्होंने खुद को प्रतिष्ठित किया। माटे दबी हुई भावनाओं को बदतर कैंसर परिणामों से जोड़ने वाले अध्ययनों का हवाला देते हैं, लेकिन वे सावधान हैं, कैंसर जटिल है, गलत तरीके से महसूस करने की सजा नहीं है। फिर भी प्रतिरक्षा प्रणाली का तनाव के साथ नृत्य अनिवार्य है। फिर अध्याय 12 का गट पंच है, माटे अपने जीवन पर प्रतिबिंबित करते हैं। एक डॉक्टर के रूप में उन्होंने अत्यधिक काम के, अपनी सीमाओं को अनदेखा करने के प्रभाव को देखा है। वे जोर से सोचते हैं, क्या उनके अपने पैटर्न उन्हें जोखिम में डाल सकते हैं? यह कच्चा, संवेदनशील है और यह इसे एक पाठ्य पुस्तक से अधिक बनाता है। यह व्यक्तिगत है। अध्याय 13 से 15 घेरे में मस्तिष्क। अध्याय 13 से 15 मस्तिष्क की ओर बढ़ते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अल्जाइमर और तंत्रिका तंत्र की मदद के लिए पुकार। सुसान से फिर मिलें, MS रोगी जिसके बचपन ने उसे क्रोध को दबाना सिखाया। माटे बताते हैं कि कैसे तनाव मस्तिष्क को कॉर्टिसोल से भर देता है, माइलिन शीथ को नुकसान पहुंचाता है जो नसों की रक्षा करता है, MS कार्यरत। वे इसे अटैचमेंट से जोड़ते हैं, प्रारंभिक असुरक्षा तंत्रिका तंत्र को टूटने के लिए तैयार करती है। अल्जाइमर हमें रोनाल्ड रीगन और अन्य लोगों के पास वापस लाता है, जिनके सनी एक्सटीरियर ने आंतरिक उथल-पुथल को छिपाया। माटे शोध की ओर इशारा करते हैं, क्रोनिक स्ट्रेस हिप्पोकैम्पस को सिकोड़ देता है, एक मेमोरी हब, डिमेंशिया को तेज करता है।
यह पूरी कहानी नहीं है, जेनेटिक्स मायने रखते हैं, लेकिन तनाव ट्रिगर खींचता है। ये अध्याय भारी हैं, लेकिन माटे उन्हें आशा के साथ बुनते हैं। वे उन रोगियों की कहानियां साझा करते हैं जिन्होंने अपनी भावनाओं का सामना करके शांति पाकर अपने पतन को धीमा किया। मस्तिष्क, वे कहते हैं, सिर्फ एक पीड़ित नहीं है, यह एक युद्ध क्षेत्र है जहां उपचार शुरू हो सकता है। अध्याय 16 से 19, समाज, स्वयं और उपचार। अंतिम चरण, अध्याय 16 से 19 में माटे जूम आउट करते हैं। यह सिर्फ हमारे बारे में व्यक्तिगत रूप से नहीं है, यह उस दुनिया के बारे में है जिसमें हम रहते हैं। अध्याय 16 समाज की भूमिका से निपटता है। हम कनेक्शन के लिए वायर्ड हैं, लेकिन आधुनिक जीवन, पूंजीवाद, अलगाव, अनंत मांगे उन तारों को काटता है। तनाव व्यक्तिगत विफलता नहीं है, यह प्रणालीगत है। माटे चिकित्सा की भी आलोचना करते हैं, भावनाओं को अनदेखा करके यह लक्षणों का इलाज करता है, कारणों का नहीं। अध्याय 17 स्वायत्तता पर फिर से विचार करता है। माटे एक रोगी के बारे में बताते हैं जिसने एक विषाक्त विवाह छोड़ दिया और अपने अल्सर को फीका होते देखा। नहीं, कहना स्वार्थी नहीं है, यह अस्तित्व है। अध्याय 18 अटैचमेंट पर दोगुना जोर देता है, वास्तविक उपचार को सुरक्षित, ईमानदार संबंधों की आवश्यकता है। और अध्याय 19 साथ के पास वापस आता है, उन्हें दैनिक जीवन में बुनता है। माटे अपने जो वे प्रचार करते हैं उसका अभ्यास करने के संघर्ष को साझा करते हैं, सीमाएं निर्धारित करना, अपना क्रोध महसूस करना। यह आसान नहीं है, वे स्वीकार करते हैं, लेकिन यह इसके लायक है। पुस्तक एक शांत शक्ति के साथ समाप्त होती है, हम दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हैं। बीमारी भाग्य नहीं है, यह एक बातचीत है। सुनो, माटे आग्रह करते हैं, और जवाब दो। और इस प्रकार हम जब द बॉडी सेज नो के अंत तक पहुंचते हैं। रूमेटाइड जोड़ों से लेकर कैंसर कोशिकाओं तक, तनावग्रस्त दिमाग से लेकर तनावग्रस्त जीवन तक, गैबर माटे ने हमें एक सत्य दिखाया है जो सरल और भूकंपीय दोनों है। हमारे शरीर वह बोलते हैं जो हम नहीं कह सकते। यह एक दोष का खेल नहीं है, यह एक रहस्योद्घाटन है। तनाव सिर्फ हमारे सिर में नहीं है, यह हमारी कोशिकाओं में, हमारी कहानियों में, हमारे समाज में है। लेकिन यहाँ आशा भी है, हर नहीं में जो हम कहने की हिम्मत करते हैं, हर भावना में जिसे हम सांस लेने देते हैं, हर कनेक्शन में जिसे हम पोषित करते हैं। माटे हमें एक सवाल के साथ छोड़ते हैं, अभी आपका शरीर किस चीज के लिए ना कह रहा है? शायद यह एक नौकरी है, एक सन्नाटा, एक अतीत जिसे आपने दफनाया है। यह किताब इलाज नहीं है, बल्कि एक कंपास है जो हमें स्वयं की ओर इशारा करता है। इस रास्ते पर मेरे साथ चलने के लिए धन्यवाद। यदि ये विचार आप में कुछ उत्तेजित करते हैं, तो माटे के पूरे काम में गहराई से उतरें। तब तक अपने शरीर की सुने, यह इंतजार कर रहा है। अद्यतित निष्कर्ष। जब द बॉडी सेज नो एक ऐसा टूर डी फोर्स है जो मन और शरीर के बीच की दीवार को ध्वस्त करता है, यह प्रकट करता है कि कैसे छिपा हुआ तनाव, बचपन से उत्पन्न, समाज द्वारा सुदृढ़ और हमारी आदतों में दबा हुआ, हमारे स्वास्थ्य को आकार देता है। अपने 19 अध्यायों में गैबर माटे विज्ञान, कहानीकहन और आत्मखोज को मिलाते हैं, यह तर्क देने के लिए कि कैंसर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एमएस और अल्जाइमर जैसी बीमारियां केवल जैविक संयोग नहीं हैं, वे अक्सर जीवन भर के अनकहे नहीं के खिलाफ शरीर का अंतिम स्टैंड है। उनका प्रमाण साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी से लेकर रोगी कथाओं तक प्रभावशाली है। क्रोनिक स्ट्रेस प्रतिरक्षा को कमजोर करता है, ऊतकों में सूजन लाता है और नसों को छीलता है, भावनात्मक मौन को शारीरिक पीड़ा में बदलता है। पुस्तक का हृदय इसके लोगों में निहित है, क्लेयर के सूजे हुए जोड़, लिंडा का कैंसर, सुसान की लड़खड़ाती नसें। ये अमूर्त मामले नहीं हैं, वे ऐसे दर्पण हैं जो ऐसे लक्षणों को प्रतिबिंबित करते हैं जो हम में से कई साझा करते हैं, आत्मत्याग, दबाया क्रोध, जबरन उल्लास। माटे के सेलिब्रिटी उदाहरण लू गेहरिग, गिल्डा रैडन, रोनाल्ड रीगन, स्टार पावर जोड़ते हैं, लेकिन उनके शांत रोगी ही सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, यह दिखाते हुए कि यह संघर्ष कितना सार्वभौमिक है। उनके व्यक्तिगत स्वीकारोक्ति, एक डॉक्टर के रूप में अत्यधिक काम करना, अपने तनाव से जूझना, इसे एक व्याख्यान नहीं बल्कि एक मानवीय कहानी बनाते हैं। अध्याय 6 से 19 प्रस्तावना को गहरा करते हैं।
अध्याय 6 में माटे का जबरन सकारात्मकता का विरोध ताज़ी हवा की सांस है। नकारात्मक भावनाएं मिटाने के लिए दोष नहीं हैं, बल्कि ध्यान देने के लिए मार्गदर्शक हैं। उनके रोग विशिष्ट अन्वेषण अध्याय 7 से 15 विज्ञान और समानुभूति को बुनते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस को दबे क्रोध से, कैंसर को प्रतिरक्षा थकान से और अल्जाइमर को अप्रसंस्कृत दर्द से जोड़ते हैं। अंतिम अध्याय 16 से 19 लेंस को चौड़ा करते हैं। यह सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, यह सांस्कृतिक है। एक समाज जो अतिकार्य और अलगाव की महिमा करता है, वह उस तनाव को बढ़ावा देता है जिसका माटे वर्णन करते हैं। फिर भी उनके हीलिंग के साथ स्वीकृति, जागरूकता, क्रोध, स्वायत्तता, अटैचमेंट, अभिकथन, पुष्टिकरण एक जीवन रेखा प्रदान करते हैं जो प्लेटिट्यूड के बजाय प्रामाणिकता में आधारित है। पुस्तक संपूर्ण नहीं है। कड़े आंकड़ों से अधिक माटे का किस्सों पर निर्भरता कभी-कभी आगे बढ़ जाती है और उनके सहसंबंध जैसे व्यक्तित्व लक्षण विशिष्ट बीमारियों से अटकलबाजी महसूस कर सकते हैं। वे इसे निवारक खंडों के साथ कम करते हैं। तनाव एकमात्र कारण नहीं है, बस एक प्रमुख खिलाड़ी है। फिर भी संदेहवादी अधिक सांख्यिकीय वजन की कामना कर सकते हैं। और हालांकि उनका हीलिंग फ्रेमवर्क प्रेरित करता है, यह चरण दर चरण मार्गदर्शन पर हल्का है, प्लेबुक से अधिक दर्शन। अंत में, जब द बॉडी सेज नो एक रहस्योद्घाटन और एक हिसाब है। यह चिकित्सा को पूरे व्यक्ति को देखने की चुनौती देता है, न कि केवल हिस्सों को, और हमें सुनने का आग्रह करता है इससे पहले कि हमारे शरीर चिल्लाएं। पाठकों के लिए यह दोनों ही अस्थिर और सशक्तिकरण है। अस्थिर क्योंकि यह उजागर करता है कि तनाव कितनी गहराई से खुद को एम्बेड करता है। सशक्तिकरण क्योंकि यह हमें प्रतिक्रिया देने के लिए उपकरण देता है। माटे चमत्कार का वादा नहीं करते, लेकिन वे स्पष्टता प्रदान करते हैं। स्वास्थ्य शरीर और आत्मा के बीच एक संवाद है जो हमारे अतीत और वर्तमान से आकार पाता है। इसे अनदेखा करना पतन को न्योता देना है, इसमें संलग्न होना जीवन को पुनः प्राप्त करना है। यह पुस्तक हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो बीमारी, तनाव या स्वयं को समझना चाहता है और जवाबों का सामना करने के लिए तैयार है।